प्रफुल्ल भाई, जी एक युद्ध तो चल ही रहा है, ईरान और इजराइल की बात जो है, उससे बताया जा रहा है कि सबसे बुरा असर भारत पे जो पड़ने जा रहा है वो ये पहला असर पड़ेगा कि तेल बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि 80% तेल हम आयात करते हैं और आयात के रास्ते सब वही है, वहीं से आयात करते हैं जहां पे युद्ध चल रहा है। तो महंगाई का बहुत भयंकर असर हो सकता है हमारे देश पर। शेयर बाजार पर अभी उतना असर नहीं दिखा है, आज मैं देख रहा था शेयर बाजार में कोई क्रैश वाली स्थिति अभी नहीं आई है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया और तेल रुका, फिर तो भारत में भक्त लोग जो कह रहे थे कि 500 रुपए लीटर खरीद लेंगे, वो उनकी मुराद पूरी होने वाली है। तो जी। क्या आपको लगता है कि भारत की कोई भूमिका है, रहेगी, या बस मोदी जी घूम घाम करके आ जाएंगे? देखिए, सभी को नमस्कार। और साइप्रस का हाईएस्ट अवार्ड है उनको मिला है, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को, और उन्होंने देश को समर्पित किया है, तो देश उनको धन्यवाद देता है। देश को धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए। लेकिन गया जिला की जितनी आबादी है उसका 75% भी साइप्रस नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मनोविज्ञान के रूप में कि जब आप दुनिया में जाकर ये तो नहीं कहते हैं, भारत में कहते हैं कि हम 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन और क्या क्या होने जा रहे हैं की अर्थव्यवस्था हमारी है। लेकिन जब बाहर जाते हैं तब तो ये नहीं कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। वहां जाकर तो यही कहते हैं कि 145 करोड़ देश के लोगों का प्रधानमंत्री। इसका मतलब आबादी का आकार ही आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व को एक आकार प्रदान करता है। तो उस हिसाब से अगर मैं कह रहा हूं, मैं साइप्रस का किसी भी तरह से उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूं कि उसकी आबादी कम है इसलिए कम महत्वपूर्ण है। लेकिन जिसके दिमाग में यह बैठा हुआ हो और जो बैठाने की कोशिश करता है कि हम इतने करोड़ की आबादी वाले हैं, तो उसका तो मिरर इफेक्ट यही आएगा ना। तो आपको तो इतने लाख की आबादी से पुरस्कार मिले, तो इससे थोड़ा सा ये आवाज दबी हुई होगी। और फिर अभी वहां से जाएंगे और कनाडा, ओटावा बने, क्या नाम है इसका, G7 की मीटिंग में भाग लेने के लिए। और वहां की, अब जैसा कि आपने भी बताया शायद, कि वहां चलते चलते ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया कि जिस तरह से मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है वैसा ही मैं करवाऊंगा, अब आ रहा हूं लौट के। अब चलते चलते फिर एक चपत लगा दी। अब वहां कनाडा में क्या करेगा नहीं करेगा, तो ट्रंप की तो स्थिति जो है सो अपनी जगह है। असर क्या पड़ेगा इस पर आते हैं। देखिए, इजराइल हो और ईरान हो, ये मतलब बहुत ही जटिल, मध्य पूर्व का बहुत ही जटिल देश है। सैयद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो दूसरे देश हैं उनको खड़ा हो जाना चाहिए ईरान के साथ, लेकिन वो भी सख्ते में है। बिहार में दियाद बोलते हैं, उसको गोतिया बोलते हैं, उसको दियाद बोलते हैं। मैंने जो अपने एक खानदान एक परिवार के होते हैं, कई जब जटिल हो जाता है परदादा से जोड़ लीजिए तो दियाद बोलते हैं। वहां ये बोला जाता है कि दियाद और दाल जितना गले उतना अच्छा है। और अगर ईरान के पास एटम बम की पावर आ जाएगी तो जो उसके अगल बगल के दोस्त हैं वो सब सख्ते में आ जाएंगे। उनको लगेगा कि अरे हम तो खाने पीने मस्त रहने वाले लोग थे, सबको दबदबे में ईरान हमको ले लेगा। ये होगा ना भाई, तो वो क्यों जाएंगे कि हम उनके साथ जाएं। तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाए हमारा गोतिया, और जो हम पर फिर हुक्म चलाए। तो कई तरह की जटिलताएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान को यह हक नहीं है। अभी कितना दिन हुआ है 1925 में। देखिए, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी को तो इजराइल इसलिए भी पसंद होता है क्योंकि इजराइल की भी वही स्थिति है। एक तरह से देखें तो जो भारत की स्थिति है, जरा मिलान कीजिए, वहां भी हमको लगता है 70-75 या 74 के आसपास में एक आकार में, तो वहां भी यहूदी लोग ही हैं। और दुनिया के जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जब यहूदियों को लेकर के
एक तरह की बात हुई थी, तो ये माना गया था कि यहूदी लोग काफी बुद्धिमान होते हैं, उनके प्रति बहुत तरह की मान्यताएं हैं और वो एक बहुत बुद्धिमान और समृद्ध कौम कह लीजिए, उस हिसाब से वो है। और जेरूसलम उनकी राजधानी है, तो जेरूसलम जो इस्लाम और ईसाई जो मानते हैं उनके लिए और जो जुडाइज्म को मानते हैं सबके लिए जेरूसलम महत्वपूर्ण है। तो एक उनको जो जगह दी गई और उसके बाद वो ऊंट वाली कहानी है ना कि वो फिर तंबू में पहले सिर घुसाया फिर पूरा बॉडी घुसा दिया। तो इतनी आबादी है। ऊंट और किसान की कहानी राजस्थान की। जी जी, आपका ससुराल है वहां, इसलिए मैं डरते डरते नाम नहीं, मेरी वाइफ सुनाती रहती है कहानी, इसलिए मुझे आपने जब ऊंट का जिक्र किया तो मुझे किसान भी याद आया। तो अब ये क्या है कि इनको यहूदियों को वहां शांतिपूर्वक रहना चाहिए था, तो वो सबको बेदखल ही करने लगे। क्या लड़ाई है फिलिस्तीन के साथ? तो हमारे वहां बहुसंख्या का दबाव लेकर के आज नेतन्याहू फोफा कर रहे हैं। हमारे यहाँ की राजनीति में भी तो वही है। अगर उसका इफेक्ट आप देखें तो यहाँ भी वही है। बहुत अच्छा करके गए हैं सर, कह रहे थे ना, वो क्या नाम है, सुरेंद्र सर कह रहे थे, विनय सर कह रहे थे कि वहां भी डेमोक्रेसी है। जी हाँ है, हमारे यहाँ भी है। तो डेमोक्रेसी का दुनिया में क्या हाल हुआ है ये तो अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाल। अब ट्रंप साहब इसमें निश्चित रूप से फंस गए हैं, इसलिए कि अब जो वो टिटकारी देने से काम चलेगा नहीं। और जो पूरी दुनिया में अभी लड़ाई है, हल्का सा संकेत सैयद साहब ने किया था, पूरी दुनिया में जो लड़ाई है, पूरी जो आजादी की सदी रही 20वीं सदी, तो उस पूरी दुनिया में माने लेफ्ट कह लीजिए या लेफ्ट माइंडेड कह लीजिए या प्रोग्रेसिव कह लीजिए, इनकी लड़ाई रही है। चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो या सोवियत संघ में हो, तो इन तमाम चीजों को बात करके मनुष्य पर पूंजी की वरीयता को साबित करने के लिए ये तमाम प्रयास अमेरिका ने किया। और इराक में क्या था, बाथ पार्टी की अपनी भूमिका क्या थी? हालांकि बाथ पार्टी ने कम्युनिस्टों के साथ भी जो व्यवहार किया था सद्दाम हुसैन ने, वो सभी जानते हैं। ईरान में पहलवी के शासनकाल को देखिए तो उनके प्रोग्रेसिवनेस को तोड़ने के लिए ही तो खुमैनी को आगे बढ़ाया गया। तो ईरान और इराक को लड़ाते रहे और अभी जो है सो ईरान के साथ। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इन सबों की उम्र 86 साल के हैं। हमारे ईरान के जो करता धरता है नेता हमारे खमेनी साहब, खुमैनी साहब वो 86 साल के हैं। अभी ट्रंप साहब ने अपना 79वां जन्मदिन मनाया है। और ये जो नेतन्याहू साहब हैं ये भी 74-75 के होंगे ही, ये कोई कल के नहीं है। और 1925 से अब जोड़ लीजिए कि कितना दिन उनका दिन होगा, सब कुछ उन्होंने देखा है। तो ये तमाम, मोदी जी भी अब 75 होने वाले हैं। तो अब जिनपिंग का भी वही हाल है। तो ये तमाम बूढ़े लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी को बसर कर लिया है, अब क्या जाते जाते इस दुनिया का खेल बिगाड़ के जाना चाहते हैं? हम लोग भी अब तो उम्रदराज लोगों की श्रेणी में रखे जाते हैं। सबसे बड़ा अफसोस यही होता है कि जो जिस अवस्था में दुनिया हम लोगों को मिली थी, हमारी पीढ़ी को मिली थी, और दुनिया को उससे बेहतर स्थिति में अगली पीढ़ी को दे के जाना ही विचार हो सकता है। तो अब वो तो लगता है कि ये लोग समेट के जाएंगे। विश्व युद्ध जब हम कहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि विश्व युद्ध क्या है। और विश्व युद्ध तो तब से, चाहे शीत युद्ध के रूप में हो चाहे जैसे भी हो, जिस दिन उदार शब्द को पतित कर दिया गया, जिस दिन उदारता को, लिबरलाइजेशन को, लिबर्टी को पतित कर दिया गया, जब लिबरलाइजेशन का अर्थ गलत निकलने लगा, वो उसको एक जाल के रूप में रख दिया गया। तो लिबरल डेमोक्रेसी का जब जमाना आया तो पूंजी के लिए तो ये चल ही रहा था। और उस समय में लोगों ने कहा था कि ग्लोबलाइजेशन जो है सो ऑलवेज फॉलोड बाय, कैपिटल इज ऑलवेज फॉलोड बाय क्या उसको बोलते हैं, गन पावर, उसके साथ वो चलता है। 20-25, 10,000, 20,000 लाख रुपया लेके लोग चलते हैं तो वो भी अपने पास कुछ अस्त्र शस्त्र रख ही लेते हैं। तो इतना बड़ा जो पूंजी प्रवाह हो रहा है उसके पीछे तो हथियार होगा ही, और हथियार अपने आप में एक पूंजी है। तो
इसमें सब अपना अपना सुगुफा छोड़ दे रहा है कि ये होगा तो वो करेंगे। तो विश्व युद्ध ये है कि दूसरे के हितों को गला काट प्रतियोगिता। जब आजादी की सदी थी 19वीं सदी, तो उसमें ये था कि हम सहयोगिता के आधार पर और सहकारिता के आधार पर हम संसार में एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे। मुझे लगता है गांधी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने ये साधन और शिष्टता दोनों पर उतना ही जोर दिया था। लेकिन सहकारिता और सहयोग की जगह गला काट प्रतियोगिता हो गई, कूटनीति की जगह मुंह तोड़ राजनीति आ गई, उससे भी जो जबर हुआ वो गर्दन मरोड़ राजनीति कर रहा है। तो आप अगर देश पूरी दुनिया को बांटना चाहते हैं तो असर तो होगा, क्योंकि जिसको गरजवा है गरजवा को तो वो ये करेंगे ही, और जिसके साथ खड़ा हुआ। तो ये जो आबादी मिक्स आबादी है पूरी दुनिया की है, बहुत सारे लोगों ने तब चिताया था, और नेतन्याहू को सोचना चाहिए कि दुनिया में कैसे शांति बने। आप किसी आशंका के आधार पर किसी पर आक्रमण कर दे रहे हैं। तो क्या हुआ था इराक में? आपके ताकत के बल पर कोई पूछता नहीं है, लेकिन कोई पूछेगा ना कि इराक में जो इतना बड़ा उत्पात आपने मचाया, जो वो सद्दाम हुसैन की फांसी तक हो गई, तो आखिर जो आरोप लगाए थे आपने, किसी ने पूछा कि उसका क्या हुआ? पूछा ही उन्होंने उसका क्या हुआ? और जब आप इस तरह के आरोप लगाकर जाए तो क्यों नहीं सुरक्षा परिषद आपका वीटो पावर आपसे छीन लिया जाए? लेकिन यूएनओ को तो दांत है नहीं, बाकी लोग संगठित होंगे नहीं। तो विश्व युद्ध तो छिड़ा हुआ, इसका प्रभाव पड़ेगा, और इसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। आप जो वहां कह रहे थे ना बिहार की राजनीति पर बात करेंगे, आज समय उसका नहीं रहा, हम कल इस पर बात करेंगे। हाँ बस इतना ही जाना चाह रहे थे, लेकिन लंबा हो गया है। हाँ बस इतना ही कह दे रहा हूँ। हाँ बस इतना ही कह दे रहा हूँ कि उसका जबरदस्त प्रभाव बिहार पर भी पड़ेगा। जब अगली बार बातचीत करेंगे तो बताएंगे कैसे। जी।